हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 10 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले तुम्हें मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे हम गॉस लॉ की तरफ जाएंगे। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले ना तुम्हें एक चीज समझनी होगी जो कि होती है तुम्हारी एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है पहले ये समझ लो। फिर वहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और जब फ्लक्स को समझ लोगे तो वहीं से हमारा गॉस लॉ आगे आएगा। तो आओ देखते हैं। हम्म, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? ठीक है। तो सपोज कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, पहले मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। तो अब देखो, पहले मैं प्लेनर बॉडी के लिए बताता हूँ। अगर कोई प्लेनर बॉडी, सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका पूरा एरिया और इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड वेक्टर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। तो ये डायरेक्शन उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल। और इसका मैग्नीट्यूड होगा जो मेरे हाथ का एरिया होगा वो। सपोज कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसको मेरे हाथ को एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह इमेजिन करो, जिसका सपोज, या चलो स्क्वायर शीट ले लो। तो ए लेंथ की स्क्वायर शीट है, तो उसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। तो इसका इस शीट का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ए स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब अगर ये एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो ये होगा आई कैप के डायरेक्शन में। समझे? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर की डेफिनेशन तुम लिखो। मतलब कुल मिला के ये है कि उसका मैग्नीट्यूड होगा जो कि एरिया है उस पूरी शीट का, और उसके अलावा उसकी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। तो अब ये तो है प्लेनर सरफेस के लिए, और इसके अलावा हमारे पास वैसी स्फेरिकल बॉडीज हो सकती है, या ऐसी कोई बॉडीज हो सकती है जो कि प्लेनर नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो अभी हम सब देखते हैं। तो पहले प्लेनर के लिए तुमने समझ लिया ताकि समझाने में इजी हो। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज एरिया वेक्टर की तुम डेफिनेशन लिख सकते हो। सपोज ये कोई प्लेनर बॉडी है, ठीक है, अभी तक के लिए प्लेनर बॉडी ले लो। ये एक प्लेनर बॉडी है इस तरीके से, कुछ इरेगुलर शेप प्लेनर बॉडी, है ना। और इसका एरिया जो है वो है ए। एरिया का मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? किसी भी पॉइंट पे पकड़ लो तो ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये इस तरीके से बाहर की तरफ दिखाने के लिए हम ऐसे डॉट बनाते हैं, तुम्हें पता होगा। तो एन कैप की डायरेक्शन है आउटवर्ड्स, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ए एन कैप, ठीक। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो लिख सकते हो, पहले प्लेनर के लिए लिख लो। फॉर सच एरिया विच इज लाइंग इन सम प्लेन, फॉर सच एरिया विच इज लाइंग इन सम प्लेन, मतलब प्लेनर की बात हो रही है, विच इज लाइंग इन सम प्लेन, ठीक है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। बेसिकली क्या है ना, जैसे ये बॉडी है, एक मिनट, चलो इसको पहले लिख लूं पूरा। आउटवर्ड्स, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया, ये है। अब सपोज जैसे ये वाली बॉडी है जिसको अभी हम देख रहे हैं, इस प्लेनर बॉडी, इसका कोई एक छोटा सा सरफेस, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट इस पर ले लो, एरिया एलिमेंट। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा डीए, या डीएस, कुछ भी बोल सकते हो, मैं डीए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा डीए बार, वो होगा डीए एन कैप, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे एरियाज होंगे, ठीक है। उनको जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें पूरे का एरिया मिल जाएगा, वो होगा ए बार, जो कि होगा ए एन कैप, ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गई प्लेनर बॉडीज की बात। बट अगर बॉडी प्लेनर ना हो तो क्या करें? तो आओ देखते हैं। तो लिख सकते हो, कर्व सर्फेसेस में क्या करते हैं, लिखो। बट फॉर कर्व सर्फेसेस, बट फॉर कर्व सर्फेसेस लाइक सरफेस ऑफ अ फुटबॉल, या कोई भी स्फीयर हो सकता है, तो एक एग्जांपल लिख लो, लाइक सरफेस ऑफ अ फुटबॉल, ऑल डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट लिया है, वो तो वहीं पर, वहां पर भी वैसे डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स लोगे। तो ऑल डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स
or which are to be chosen on that surface, which are to be chosen on that surface will never lie in common plane, will नेवर लाइक, मतलब कर्व सरफेस जैसे फुटबॉल का सरफेस है तो वो इस तरीके का कर्व होगा, तो इसका एरिया एलिमेंट ये है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसा कुछ जाएगा, इसका एरिया एलिमेंट ये है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा। तो वो एक प्लेन में एरिया एलिमेंट्स नहीं आएंगे ना, बेसिकली यही कहने का मतलब है। तो लिखा है बट फॉर कर्व सरफेसेस ऑल डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट विच आर टू बी चूजन ऑन दैट सरफेस विल नेवर लाई इन अ कॉमन प्लेन, विल नेवर लाई इन अ कॉमन प्लेन, वो दिख भी रहा है, ठीक है। एंड अंडर सच सिचुएशन, एंड अंडर सच सिचुएशन फॉर डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट डी ए बार, हम छोटे से डी ए बार का जैसे हमने ऊपर लिखा था तो वो तो वैसे लिख ही लोगे कि डी ए बार का मतलब डी ए बार कैसे लिखोगे, छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया मॉड ऑफ डी ए बार, यानी कि वो डी ए जैसे हमने ऊपर लिखा था, और डायरेक्शन एन कैप जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो, ठीक है। तो ये हो गया। तो एन कैप क्या है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो एन कैप है, एक मिनट, हाँ, एन कैप तुम्हारा होगा यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू दैट डिफरेंशियल एलिमेंट, यूनिट वेक्टर along outward normal to that differential element, to that differential element। तो आओ देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। आओ, ठीक। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, हेमिस्फेरिकल सरफेस का एग्जांपल ले लेते हैं, हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं कि इस तरीके का एक हेमिस्फीयर है, एक मिनट पहले स्फीयर ही बना देता हूँ, उससे काट लूंगा, ठीक है। ये हुआ, ये इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हाँ। तो यार मैं ये कह रहा था कि इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। अ, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक। तो अब इस पर हम जैसे कोई एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज ये वाला एरिया एलिमेंट है जो कि एकदम डायमेट्रिकली यहाँ से आ रहा है ऐसा, ठीक। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो तो यही होगी, ठीक। इस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब सपोज हमने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिया, ठीक। तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे नॉर्मल बना दो, तो इसके लिए डायरेक्शन ये होगी। एंड सपोज हमने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट इस तरीके का लिया तो इसके लिए डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक। तो हर एलिमेंट के लिए डायरेक्शन अलग अलग है, ये चीज तो समझ में आ गई। तो अब हम ऐसे केस में कर क्या सकते हैं, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, तो इस एरिया एलिमेंट का अगर कंपोनेंट ले लो तुम अलोंग दिस डायरेक्शन, एक आएगा इस डायरेक्शन के अलोंग और एक आएगा ये डायरेक्शन के अलोंग, अगर मैं इसको एक्स और वाई बोल देता हूँ, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। सिमिलरली इस एरिया कंपोनेंट, इस एरिया वेक्टर का भी एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन के अलोंग और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन के अलोंग।
तो बेसिकली होगा क्या ना इस हेमिस्फीयर वाली चीज में, ऐसे ही हर एरिया वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जितने भी जो ऊपर एरिया वेक्टर आएंगे इधर पूरे सरफेस पर, इनके करस्पॉन्डिंग इस तरफ एक एरिया वेक्टर होगा जो कि उसको अपोजिटली कैंसिल आउट कर देगा। तो ये वाले जो कंपोनेंट है ना, जो ये ऊपर नीचे दिख रहा है, ये हर एरिया वेक्टर के कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो ये सारे कट जाएंगे और ये वाले सब ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो इससे तुम्हें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब देखो ध्यान से। सपोज मैं तुम्हें एक पैच का करके दिखा दूं, जैसे ये वाला हमारा पैच था ना, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा सा जूम इन करके। एक मिनट यार। हम्म। ये वाला हमारा पैच था इस तरीके का। तो इसका एरिया वेक्टर जो था ना, जो अभी हमने रेड से बनाया था, वो मैं रेड से बना देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक है। अब इस पैच के भी ना दो प्रोजेक्शन होंगे। एक, अगर ऊपर से लाइट मारो तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन और एक वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन। ठीक है। दो प्रोजेक्शन होंगे, तो उन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो एक इसका प्रोजेक्शन होगा ये, और एक इसका प्रोजेक्शन होगा ये। ठीक है। ये हमने इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है। और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग फिर ये जो दो तुमने कंपोनेंट्स दिखे थे, एक ये आया, एक मिनट, एक ये आया था इस वाले के करस्पॉन्डिंग, और एक ये आया था इस वाले के करस्पॉन्डिंग। तो ऐसे वाले जितने भी हॉरिजॉन्टल पैचेस है ना, सिमिलरली जो नीचे वाला एलिमेंट था, इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल पैच था उसका कुछ इस तरीके से कंपोनेंट आया था। तो जितने भी ये हॉरिजॉन्टल पैचेस के कंपोनेंट्स थे, ये तो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट होते गए। बट वर्टिकल पैचेस के ऐड ऑन होते गए। हम्म। तो ये वाले पैचेस ऐड ऑन होते गए और ये वाले पैचेस कैंसिल आउट होते गए। तो ये लिख भी सकते हो कि दीज पैचेस ऐड, एक मिनट, हाँ, दीज पैचेस ऐड, एंड ये वाले, दीज पैचेस कैंसिल आउट। तो ये तो दिख भी रहा है यार। ठीक है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल पैचेस हैं वो कैंसिल आउट होते हैं। तुम खुद ही देखो ना, अगर तुम इस हेमिस्फीयर पर लाइट, अगर कहीं बाहर से लाइट रेस फेंक रहे हो, तो वो जितनी, अगर ऐसे वर्टिकुलरली ऐसे इस तरीके से लाइट रेस डालोगे, तो जितनी इधर से घुसेगी उतनी इधर से निकल भी जाएगी। ठीक है। ये तो वही चीज है। तो ये हॉरिजॉन्टल पैचेस तुम्हारे सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो अब इस सरफेस के लिए क्या सीन बना। ठीक है। तो सारे हॉरिजॉन्टल पैचेस, सॉरी, सारे वर्टिकल पैचेस ऐड ऑन हो गए और सारे हॉरिजॉन्टल पैचेस कट गए। तो वर्टिकल पैचेस अगर हम लें, मतलब इस डायरेक्शन वाले पैचेस, तो ये एरिया कितना है, बेसिकली ये वाला एरिया लेना पड़ेगा हमें। तो ये एरिया कितना है तुम्हारा, ये वाला एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर था। ठीक है। तो बेसिकली अब अगर पूरा फुल पिक्चर देखी जाए, तो इस तरीके का वर्टिकल पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है। और ये वाला एड ऑन होता क्या, और डायरेक्शन फिर यही रहेगी, है ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, अगर मैं डायरेक्शन को एन कैप बोल दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एन कैप। ये कैसे किया, समझ में आया ना। क्योंकि हमने एरिया ये वाला लिया। बेसिकली तो अगर पूरा हेमिस्फीयर लेते, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता, इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, अगर मैं पूरे सरफेस का एरिया बताऊं, कर्व सरफेस का एरिया, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होता। ठीक है। बट क्योंकि तुमने देखा ना, कर्व सरफेस के जो एरिया वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो तुम्हारे हैं, ये कैंसिल आउट होते चले जा रहे हैं, ये वाले। तो एक चीज तो क्लियर थी कि हमारा आंसर 2 पाई आर स्क्वायर से तो कम ही आएगा। तो अब बेसिकली ये वाले एरिया का आंसर आएगा। और जैसे भी तुम ये देख सकते हो, ये वाले जो एरियाज हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एरियाज हैं, जो कि अगर इसका ऐसे है तो इस, हाँ, तो यार ये चीज मैं कह रहा था। तो अल्टीमेटली फिर ये वाले जैसे हैं जितने भी होंगे, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले, वो सब अगर इसका ऐसे है तो इसका ऐसे है, तो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाएंगे। और वर्टिकल पैचेस को अगर तुम ऐड करोगे, तो ये पूरा एरिया आएगा जो कि है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। और वही हमने यहाँ पर किया है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि एरिया वेक्टर कैसे हम लिखते हैं। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है, फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्फीयर का। ठीक है। तो देखो, अगर कोई क्लोज सरफेस है, सपोज ये एक स्फीयर है। ठीक। तो इस स्फीयर में क्या होगा ना, बेसिकली अभी तक तो क्या था, हेमिस्फीयर में तो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हुए थे। अब क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट लोगे, है ना, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट तुम्हें एक एलिमेंट और मिलेगा इसी स्फीयर पर, इस तरीके का, जिसके एरिया वेक्टर साथ साथ कैंसिल आउट होते रहेंगे। तो अगर इसका एरिया वेक्टर ऐसा है ना, डीए, और इसका ऐसा है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हर डायमेट्रिकली अपोजिट एरिया वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट होता जाएगा। तो इसके लिए जो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बार होगा ना, यानी कि टोटल एरिया वेक्टर,
या इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बार भी कह सकते हो, जो भी है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनके मैट मॉड को इंटीग्रेट करते, मतलब केवल एरिया वेक्टर के मॉड को इंटीग्रेट करते, तो वो इस पूरे टोटल सरफेस का एरिया आता, जो कि होता तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर। बट ये तो हमें करना ही नहीं है, हमें ये करना है। तो डीएस बार का इंटीग्रेशन तो जीरो होगा, वो दिख रहा है क्यों? क्योंकि देखो हर एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके से नेट एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन जीरो होगा, बट अगर मॉड्स को इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। ये चीज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार सिंपल शब्दों में और समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आई जे के लेकर के। सपोज ये है तुम्हारी एक्स एक्सेस, ये है तुम्हारी वाई एक्सेस, और ये है तुम्हारी जेड एक्सेस, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक शीट पड़ी है इस तरीके की, जो कि तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, इसके पैरेलल। ठीक, ये है तुम्हारी शीट जो कि एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से लाई कर रही है, ठीक है। इसकी लेंथ है एल, इसकी ब्रेड्थ है बी, ठीक। तो इसका एरिया वेक्टर तुम एक बार अपने से लिखने की कोशिश करो। तो मैं लिख देता हूँ, इसका एरिया वेक्टर होगा इस पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये प्लेनर सरफेस है तो सबके लिए डायरेक्शन सेम होगी, और वो होगी जेड के अलोंग, ठीक है, तो वो होगी जे कैप। तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि एल बी, और ये हो जाएगी तुम्हारी के कैप, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर सिंपली। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हम्म। और जैसे हमने ये स्फीयर की बात की थी ना, यहाँ पर अगर कोई भी और क्लोज सरफेस होता, सपोज इस तरीके का कुछ इरेगुलर सरफेस होता है ना, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस, वो तो रेगुलर शेप था, ये रेगुलर शेप्ड है। तो हर एरिया वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जब तुम सारे एरिया वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, तो कंपोनेंट वाइज ऐड होने के बाद अल्टीमेटली यही चीज निकलती कि इसके लिए भी डीएस बार का इंटीग्रेशन तुम्हारा जीरो ही आता, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस होता। तो ये इरेगुलर शेप्ड है, ये तो रेगुलर शेप था, इसके तुम देख सकते थे, तो इसको हमने ऐसे समझाने के लिए इसको लिया। बट फॉर एनी क्लोज सरफेस तुम लिख सकते हो डीएस बार जीरो होता है, ठीक है। तो लिख भी सकते हो फॉर एनी क्लोज सरफेस, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, हाँ, इंटीग्रेशन डीएस बार जीरो, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज ये तुम्हारी वाई एक्सेस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सेस है, और ये तुम्हारी जेड। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड एक्सेस ले ली। अब सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस तरीके का। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? हाँ, इस तरीके का एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ठीक है, क्लियर रहना है इस चीज को लेकर के। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? बन जा भाई ढंग से। हाँ, बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, इस तरीके से स्फीयर है। बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों में है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। और ये एक्स वाई जेड तीनों में है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, समझ में आ ही रहा होगा। रेडियस ड्रॉ भी कर देता हूँ, चलो कहीं पर, यहाँ पर रेडियस आर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका तुम्हें एरिया वेक्टर बेसिकली एक छोटे से पैच का अगर लिखना हो, वैसे नेट इंटीग्रेशन डीएस बार, क्योंकि क्लोज सरफेस है, जीरो ही होगा। बट सपोज मैं यहाँ पर कोई एक पैच ले रहा हूँ इस तरीके का, डीएस बार है ये, ठीक है। इसका डीएस बार लिखना है तुम्हें, ये क्या होगा? ठीक है। तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में कुछ बोल रहा हूँ, एक्स वाई जेड है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के एक्स वाई जेड, जहां पर हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो डीएस बार होता है ना, वो होता है मॉड ऑफ डीएस बार इंटू एन कैप, ठीक है। तो अब देखो, ये दोनों चीजें हमें लिखनी है, तो मॉड ऑफ डीएस बार क्या होगा? हम्म मॉड ऑफ डीएस बार तो वही रहेगा, तो मॉड ऑफ डीएस बार तो इस छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड, तो वो तो ठीक है। एन कैप, अब ये डायरेक्शन कैसे लिखोगे? तो एन कैप होगी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो वो हो जाएगी
इस वेक्टर के इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा तुम्हारा वो होगा एक्स, क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यूनिट वेक्टर लेना है तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हो ये अंडर रूट आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा आर। तो जो तुम्हारा डीएस बार होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ डीएस बाई आर इंटू में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इस तरीके से फिर तुम तीनों में इंटीग्रेट करके नेट एरिया वेक्टर लिख सकते हो, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, बट उसका कोई फायदा नहीं, नेट तो इंटीग्रेशन डीएस बार तो इसके लिए भी जीरो होगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार, है ना। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें एरिया वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं फ्लक्स पे, जो हमें आज पढ़ना भी था। तो हेडिंग डाल सकते हो फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक मिनट। तो फ्लक्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, थ्रू पासिंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हेडिंग इसकी डेफिनेशन सिंपली सी लिख लो पहले, कि ये हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। हाँ तो यार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी फ्लक्स की डेफिनेशन लिख रहे थे, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लिख लो यहाँ पे चाहे तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, वो आगे तुम पढ़ोगे, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इस पर हम आगे आएंगे, ठीक है। सपोज ये है तुम्हारे पास एक बॉडी है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया है S1, ठीक है। और एक और बॉडी है, ठीक है। और इसका भी सरफेस एरिया सपोज सेम ही है, S1 ही है, ठीक है। इसके अंदर तुमने एक चार्ज रखा है जो कि है 6 क्यूब मैग्नीट्यूड का, और एक चार्ज तुमने रखा है क्यू मैग्नीट्यूड का, और इसके अंदर एक चार्ज रखा है 3 क्यू मैग्नीट्यूड का, और एक चार्ज रखा है 2 क्यू मैग्नीट्यूड का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया जो है, वो किस पे ज्यादा होगी ये बताओ। अपने आप से सोचो, अगर इसमें N1 है, इसमें N2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली किस में ज्यादा पास करेगी, खुद देखो दोनों में से। बेसिकली इसमें ज्यादा करेगी, क्योंकि इसमें एरिया, इसमें नंबर नेट चार्ज ज्यादा है, इसमें 7 क्यू है, इसमें 5 क्यू है। तो N1 फील्ड लाइंस है और इसमें N2 फील्ड लाइंस है, तो N1 बेसिकली N2 से ज्यादा होगी, मतलब टोटल N1 लाइन ज्यादा होंगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्ट्रेंथ। तो ये चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा चार्ज अंदर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। पर यूनिट एरिया पर तो अभी हम आ ही नहीं रहे, ठीक है, अभी उस पर हम आएंगे। बट केवल अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें, तो इसमें ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी, इसमें कम फील्ड लाइन निकलेंगी, वो दिख भी रहा है क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें चार्ज कम है। तो ये चीज तुम्हें समझ नहीं आनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, सपोज तुम्हारे पास इस तरीके की कोई बॉडी है, इसका सरफेस एरिया है S, इसके अंदर एक चार्ज रखा है 3 क्यू का, और एक चार्ज रखा है -2 क्यू का। तो इसका फाइव पॉजिटिव होगा, मतलब फ्लक्स है, बेसिकली फ्लक्स को फाइव से डिनोट करते हैं। फाइव पॉजिटिव होगा, फाइव नेगेटिव होगा, या फाइव जीरो होगा, क्या कहोगे। तो देखो इसमें नेट चार्ज जो है वो हो जाएगा 3 क्यू - 2 क्यू, यानी कि क्यू नेट जो है तुम्हारा वो हो जाएगा क्यू, जो कि पॉजिटिव है। तो फ्लक्स भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो ये चीज सही हो जाएगी, ठीक है। ये एक और चीज, बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, इससे कुछ फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। तो ये जितनी फील्ड लाइन और इसमें कुछ घुसेंगी, ठीक है। तो जो निकलने वाली फील्ड लाइन है वो बेसिकली ज्यादा होंगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसलिए नेट फ्लक्स आउटवर्ड होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, तो इसमें नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आई कि आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, ये भी लिख सकते हो। आउटवर्ड फ्लक्स जो है, एक मिनट, हाँ,
क्या हो रहा है? हाँ, वो पॉजिटिव होता है। और इनवर्ट फ्लक्स जो होता है, हाँ तो यार आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनवर्ट फ्लक्स तुम्हारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक चीज की। ठीक है, सपोज अपने पास एक इस तरीके का क्यूब है। ठीक, अभी तक हम क्वांटिटेटिव उस पर नहीं आए कि फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल समझ रहे हैं कि फ्लक्स कैसे क्या होता है, उसकी मतलब बेसिक समझ रहे हैं एक तरीके से। इस तरीके का तुम्हारे पास एक क्यूब है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे तुम्हें काफी चीजें मतलब क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा इस तरीके का। ठीक, अब सपोज मैंने इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रख दिया, सेंटर पर रखा है। ठीक है, ये एट सेंटर। अब ये बताओ कि अगर इस पे टोटल फ्लक्स, इस सरफेस का टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गिवन क्यूबिक सरफेस, विद गिवन क्यूबिक सरफेस, अगर फाई है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फाई ऑफ एनी सरफेस इज इक्वल टू 5/6? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो आओ देखते हैं। तो ये है क्यू। तो ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो इससे सपोज इस तरीके से अगर मैं इस तरफ की केवल बनाता रहूं, तो ये इस तरीके से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये 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 किसी एक सरफेस को मैंने अभी पकड़ा है, तो मैं अभी ये सरफेस की बात कर रहा हूँ। ये 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 इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो जितनी ऊपर वाले सरफेस पे निकल रही है, इस सरफेस पे सेम इतनी ही इधर निकलेगी, इतनी ही इधर निकलेगी, इतनी इधर निकलेगी। हर सरफेस से सेम नहीं निकलेगी, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम हमने सिमेट्रिकली रखा और सेंटर पर रख भी दिया है। तो हर सरफेस से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एन है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो पर सरफेस कितनी होंगी? क्योंकि 6 सरफेसेस है तो n/6 होगी। तो टोटल, अगर टोटल फ्लक्स जो था, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एन था, तो इस पर n/6 हो जाएगा। क्लियर ही हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यही बात है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, अगर टोटल फ्लक्स फाई है, तो एक से जो होगा तुम्हारा वो 5/6 होगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज ये चार्ज मैंने यहाँ रख के इस सरफेस पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया एक क्यू डैश, तो क्या इसका फ्लक्स हर सरफेस के लिए सेम होगा? सोचो। नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना यार, कि आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसी तरफ यहीं से निकल जाएंगी, ऐसे 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 इस पॉइंट से बाहर की तरफ, है ना। और बची हुई में आधी में बाकी पूरा सरफेस है, वो भी सब अनइवन है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वो तुम्हें दिख रहा था कि जो है सब जगह सेम फ्लक्स होता, तो तुमने टोटल का बाय 6 कर दिया पर सरफेस के लिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। कुछ कहीं पर ज्यादा निकल रही है, कहीं पर कम निकल रही है, क्योंकि चार्ज को तुमने अनसिमेट्रिकली रख दिया है। तो इसके लिए ये चीज सही नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यही है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें, जैसे ये तो हो गया टोटल फ्लक्स हमने लिख लिया, अगर डिफरेंशियल फ्लक्स लिखना हो, किसी छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए फ्लक्स लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद एनी डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट, विद एनी डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट, ds बार कैन बी डिफाइंड एज, छोटा सा ds बार एरिया एलिमेंट है, तो उसके फ्लक्स कैसे लिखेंगे, ये अब हम देख रहे हैं। तो वो ऐसे करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू
ई बार डॉट डी एस बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बेसिकली कुछ सरफेस के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, किसी भी डिफरेंशियल एरिया के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और एरिया वेक्टर तुम समझ ही रहे हो, डीएस बार हमारा एरिया वेक्टर है जो हमने पहले डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ई बार और डीएस बार का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसा होगा। तो अगर ई बार एंड डीएस बार के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो या पाए हो, तो इन दोनों केसेस में जो तुम्हारा फाई की फाई का मॉड होगा बेसिकली वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सपोज तुम्हारा इस तरीके का सरफेस है। ठीक है, इस तरीके का सरफेस है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि या तो ऐसी हो, है ना, परपेंडिकुलर, सपोज ये ऐसे रखी है तो इसमें ऐसे ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से, या फिर ऐसी हो ऊपर से आ रही हो, तो इन दोनों केसेस में जो, हाँ तो यार इन दोनों केसेस में जो फ्लक्स होगा तुम्हारा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, सपोज एरिया वेक्टर तुम्हारा ये है, इसका एरिया ए है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सपोज ये है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, दोनों का ही, जो ऊपर वाली और नीचे वाली है। तो इसके लिए जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो होगा माइनस ई ए, और इसके लिए जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई ए। तो मैग्नीट्यूड दोनों का ई ए होगा, तो फाई का मैग्नीट्यूड इन दोनों केसेस के लिए ही वो मैक्सिमम होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यही चीज है। तो ये बेसिकली इनवर्ड एरिया वेक्टर के अपोजिट फ्लक्स है, ये एरिया वेक्टर के लिए के वो है, क्या कहते हैं, लॉन्ग फ्लक्स है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक चीज कही थी, जो आउटवर्ड फ्लक्स हमने पॉजिटिव बोला था और इनवर्ड फ्लक्स हमने नेगेटिव बोला था। ऐसा क्यों? देखो ये इस तरीके से अगर सरफेस है, ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर जो हम लेते हैं ना वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, तो ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, और जो हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो होगी तुम्हारी, वो भी अगर चार्ज तुम्हारा क्यू ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये होगी, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स देगा। ठीक है, बट अगर चार्ज तुम्हारा ये है क्यू, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी यहाँ पर, और एरिया वेक्टर तुम्हारा ऐसा होगा। एक मिनट, इसके बगल बना दे रहा हूँ वरना है तो उसी के लॉन्ग। ठीक है, डी ए, तो इसके लिए जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो समझ में आया कि इनवर्ट फ्लक्स नेगेटिव क्यों होता है और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव क्यों होता है। ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है क्योंकि हमने एरिया वेक्टर को आउटवर्ड नॉर्मल माना है। ठीक है, तो ये है, मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लाइक दिस। ठीक, तो अब है तुम्हारे पास ये एक वाई जेड प्लेन है इस तरीके का। ठीक है, ये है तुम्हारा वाई जेड प्लेन, इसका एरिया है ए, एरिया इज इक्वल टू ए, और एरिया वेक्टर इसका मैं बना ही देता हूँ। ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो है इसका वो हो जाएगा ए आई कैप, दिख भी रहा है। ठीक, अब सपोज इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप, यानी ई नॉट आई कैप ई नॉट जे कैप। तो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एक बार मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से होंगी, ये होगी तुम्हारी ई नॉट आई कैप और ये होगी ई नॉट जे कैप। तो इनका रिजल्टेंट होगा बेसिकली कुछ आई प्लस जे के अलॉन्ग होगी बेसिकली रिजल्टेंट, तो बट मैंने कंपोनेंट वाइज ही बना दी। ये हो जाएगी ई नॉट जे कैप। ठीक है, तो इसके लिए अगर तुम फ्लक्स लिखोगे, ठीक है, फ्लक्स लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा ई बार डॉट डी ए बार, तो ई बार डॉट डी ए बार डी फाई हो जाएगा ये। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दो भाई, है ना। तो बेसिकली होगा क्या, ये हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा ई तो बाहर आ गया। ठीक है, और डीए सारे डीए एक ही, अगर इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे सपोज यहाँ यहाँ यहाँ, तो इन सबके लिए जो डीए होगा वो इधर होगा, तो डीए बार का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्योंकि सारे डीए बार एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया। तो और डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा ई ए हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो फाई जो निकल करके आएगा तुम्हारा हो जाएगा ई ए। ठीक है, ई बार डॉट डी ए बार, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट
डी ए बार जो हो जाएगा तुम्हारा वो ई बार डॉट ए बार हो जाएगा सिंपली। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ई बार तुम्हारा क्या था, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, और ए बार था तुम्हारा ए आई कैप, डॉट किया तो ये निकल आएगा ई नॉट ए। ठीक है, वो दिख भी रहा है कि जो तुम्हारे ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी इसके थ्रू ऐसे पेनिट्रेट करते हुए निकल रही है, तो इनका फ्लक्स होगा जो कि तुमने ई नॉट ए लिख लिया। बट ये वाली जो है, ये देखो ये ऐसे निकल जा रही है, ये इस प्लेन को बस छू के इधर से निकल जा रही है, ये प्लेन के थ्रू नहीं निकल रही। तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के थ्रू नहीं निकल रही है। और साफ साफ दिख भी रहा है कि ये देखो इसके परपेंडिकुलर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली, ये कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो लिख सकते हो ये चीज। हम्म। तो यार इस पॉइंट को नोट कर लो, जो अभी हमने ऊपर देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थी उनका फ्लक्स जीरो हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग एरिया वेक्टर थी वो बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट देंगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसी ही रही, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, है ना। बट इसका जो ये वाला कंपोनेंट था ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐड हुए, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एरिया के, ये बेसिकली जीरो फ्लक्स है इनका। ठीक है, तो यही पॉइंट अब हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में, ताकि तुम्हें आगे रिवीजन के लिए ठीक है, तो इसको लिख लो। तो देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर if electric field vector and area vector are collinear and area vector are collinear, then numerically maximum number of field lines are associated with that area. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कोलिनियर है, then numerically maximum number of field lines are associated with that area, and if these two vectors are mutually perpendicular, अगर ये perpendicular हो जाएंगे, and if these two vectors are mutually perpendicular, then there will be no field lines associated with that differential element. Then there will be no field lines associated with it. ठीक, तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट एरिया, यानी कि एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उस एरिया के अलोंग आएगा उसी पर फ्लक्स डिपेंड करेगा, जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे उसका फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारा डी फाई होगा किसी भी एक छोटे से एलिमेंट के लिए, तो वो हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस। तो ये बेसिकली कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी एस बार, ये हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर विद एरिया वेक्टर, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर विद एरिया वेक्टर, समझ में आया ना, एरिया वेक्टर वगैरह तो समझ ही गए होगे अब तक। कोलिनियर विद एरिया वेक्टर प्रोवाइड्स फ्लक्स, मतलब जो कोलिनियर वही चीज है कि जो कोलिनियर है वो कंपोनेंट वो तुम्हें फ्लक्स प्रोवाइड करेगा, एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर प्रोवाइड जीरो फ्लक्स, प्रोवाइड्स जीरो फ्लक्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फ्लक्स जीरो होगा। तो अगर वैसे तुम छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स का एरिया फ्लक्स लिख सकते हो, तो डी फाई ई जो हमने देखा था कैसे हम लिखते, डी फाई हम कैसे लिखते थे, ई बार और डी एस बार। ठीक, तो यहां से अगर हमें टोटल फ्लक्स लिखना हो फाई नेट, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। ये तो कर ही लोगे, सिंपल।
ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फ्लक्स तो तुमने समझ ही लिया होगा, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो चलो नोट करो। पहला क्वेश्चन, वी हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इक्वल टू अल्फा एक्स। हाँ, तो क्वेश्चन नोट करो यार। वी हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स आई कैप प्लस, क्या हो गया, बीटा जे कैप, एंड देयर आर टू फ्लैट सरफेसेस, एंड देयर आर टू फ्लैट surfaces and both lying in yz plane, and both lying in yz plane as shown in figure। फिगर अभी बना रहे हैं। as shown in figure। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लो। तो पहला सरफेस है तुम्हारा ये, ठीक, इस तरीके का। ठीक है, ये yz प्लेन में है, इस तरीके का। ये है x इक्वल टू 0 पर रखा है। अब एक और सरफेस है अपने पास, ये भी yz प्लेन में है, ये x इक्वल टू l पर रखा है। ठीक है, तो अब इन सरफेसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन है कि बोथ सरफेसेस आर स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, ऑफ साइड लेंथ ए। फाइंड फ्लक्स फाई वन एंड फाई टू। तो इसके साथ जो फ्लक्स है इसको फाई वन है, और ये फाई टू है, तो फाई वन और फाई टू कितना कितना है ये तुम्हें बताना है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर बताता हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें फाई वन और फाई टू बताना है। तो पहले हम फाई वन की बात कर लेते हैं। तो इस जगह पर जो एरिया है तुम्हारा, एरिया वेक्टर, वो हो जाएगा एल स्क्वायर आई कैप। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ए स्क्वायर आई कैप, ए स्क्वायर आई कैप, क्योंकि साइड लेंथ ए है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 हम इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी केवल बीटा जे कैप। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई वन वो होगा ए बार डॉट ई बार। अगर यहाँ पे करोगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया आई कैप में है और फील्ड केवल जे कैप में है यहाँ पर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, खत्म बात। अब फाई टू की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा फिर से ए स्क्वायर आई कैप, जो कि ए लेंथ का ही है और आई कैप के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप थी, तो अब अल्फा के साथ हम एल रखेंगे, तो अल्फा अल्फा एल आई कैप प्लस बीटा जे कैप। तो फाई टू तुम्हारा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा एल, वो दिख भी रहा है। ठीक, और ये जे का तो कुछ होगा नहीं कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किसी मतलब का ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये 0 फ्लक्स देगा, वो दिख ही रहा है। ठीक है, तो बस यही है। तो ये हो गया तुम्हें फ्लक्स का कैलकुलेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आ जाओ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले फिगर बना लो। ठीक है, अच्छा,
नेमिंग कर देते हैं ए बी, सॉरी ये वाला बी है, एल एम, सॉरी ये एन है, ठीक है, जी एफ एम डी एच ई। ये हो गया सरफेस, ये सारे सरफेस है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 30 डिग्रीज, ठीक है। और इस पूरे एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही, ई बार इक्वल टू ई नॉट, इस डायरेक्शन में, ठीक है, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा नोट करो, ठीक है। अ बॉक्स हैज अ शेप एज शोन इन फिगर, अ बॉक्स हैज द शेप एज शोन इन फिगर, हाइट इक्वल टू h, लेंथ इक्वल टू l, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, हाइट इक्वल टू l, विड्थ इक्वल टू l, दोनों दोनों l है बेसिकली, हाइट इक्वल टू l, विड्थ इक्वल टू l, मतलब ये भी l है और ये भी l है, ओए सॉरी, हाइट इक्वल टू l, विड्थ इक्वल टू l, ये दोनों l और l है, ठीक। if the box is placed in uniform electric field, if the box is placed in uniform electric field, perpendicular to surface AEHD, that is perpendicular to surface AEHD as shown in figure, वो दिख भी रहा है, बना दी हमने, ठीक है। then find the flux of electric field through the entire box, then find the flux of electric field, बेसिकली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, through entire box, and also write down the expression of flux separately, also write down the expression of flux separately for all phases, separately for all phases। चलो देखते हैं। तो देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट, इस पूरे को मैं एक बार कॉपी करके नीचे ले चलता हूँ। हाँ तो यार देखो, तो इसको मैं समझाता हूँ इस तरीके से। सपोज ये तुम्हारा फिगर है क्वेश्चन में जो गिवन है, अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ई नॉट, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं बनाते चलूं, इस तरीके से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो एक चीज तुम ये देखो, इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जगह से एंटर कर रही होंगी ना, इस सरफेस से, उतनी पूरी यहाँ से निकल भी जा रही है ना। तो नेट फ्लक्स तो जीरो ही है, ये दिख गया होगा तुम्हें, फाई नेट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों? नंबर ऑफ इनकमिंग फील्ड लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग फील्ड लाइंस। तो पहला क्वेश्चन तो इजीली हो गया कि नेट फ्लक्स कितना है पूरे सरफेस का, तो वो तो जीरो ही है, ठीक है। और इन वाले सरफेस में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये परपेंडिकुलर सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये ऊपर नीचे वाले, तो ये तो बेकार है। सिमिलरली ये जो ये वाले हैं, ये भी परपेंडिकुलर है आगे पीछे वाले, तो ये भी बेकार है, ठीक है। अब एक एक सरफेस का फ्लक्स हम लोग लिखते हैं जो इसमें बोला था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये आगे पीछे और ऊपर नीचे वाले फ्लक्स, तो ये सब तो खत्म ही हो गए। ये वाला सरफेस, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला,
ये सर्फेसेस तो खत्म ही है, ठीक है। तो इन चारों का तो फ्लक्स जीरो होगा। समझ में आया ना कौन कौन से सर्फेसेस को मैंने कहा? ये ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ये सारे तो जीरो ही है। अब लाइन जिस डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रही है उसमें तीन सर्फेसेस हैं, ये और ये। अब इनको देखते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से थी, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम पहले वाला सर्फेस, इस वाले सर्फेस का लिखें फ्लक्स, तो वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था अपना, ई नॉट, और एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इस तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा एल, और एल है एल स्क्वायर, बट एक माइनस आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ई नॉट एल स्क्वायर बेसिकली, है ना। तो इस सरफेस का जो एरिया ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ई नॉट एल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। माइनस क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। फिर इसी तरीके से ये वाले सरफेस का भी सेम ही है, इस लेकिन इसमें एरिया वेक्टर इस साइड है, तो इसका फाई हो जाएगा ई नॉट एल स्क्वायर, है ना। अब ये बात हुई ये स्लैंट वाले सरफेस की, ठीक है। तो अब इसको देखो, वैसे तो बात तुम्हें समझ आ रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले सरफेस से घुस रही है ना, वो पूरी की पूरी इस स्लैंट सरफेस से भी निकलेंगी। तो इस फ्लक्स तो दोनों का सेम ही होगा। तो इसका भी फ्लक्स जो होगा वो तो ई नॉट एल स्क्वायर ही होगा। बट अब इसको हमें अगर वैसे प्रूफ करना है, तो मैं टोटली तो वो देख सकते हो। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, वो हो जाएगा इस पूरे रेक्टेंगुलर इस स्लैंट सरफेस का एरिया, ठीक है। तो इसकी विड्थ तो ये एल ही है, ये लेंथ हम निकाल लें तो काम हमारा हो जाए। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी? अगर ये एल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि cos थीटा हमारा ये अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ को कुछ बोल दे रहा हूँ, सपोज इस लेंथ को मैं नाम दे दे रहा हूँ टी, तो जो तुम्हारा cos थीटा है वो क्या एल अपॉन टी नहीं हो जाएगा? क्योंकि एल ये है, ठीक है। तो जो टी तुम्हारा होगा वो होगा एल अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो हो जाएगा एल अपॉन कॉस थीटा, लेंथ हो गई, ये विड्थ तो एल ही है, इनटू एल, ठीक है। अब देखो, जो ये स्लैंट सरफेस था वो ऐसा कुछ है, अभी मैं इसको लाइन के थ्रू दिखा रहा हूँ, इस तरीके का। ये इससे थीटा एंगल पर है, और ये तुम्हारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इनके बीच का एंगल क्या है? ये एंगल, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं पूरे को, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ सही है ना। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो ए और ई के बीच का एंगल भी थीटा हो गया। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा है। तो अब हम इसका फ्लक्स अगर लिखना चाहें, स्लैंट सरफेस, तो वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड तुमने वहां लिख दिया एल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, और इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये ई नॉट एल स्क्वायर वही आ जाएगा जो हमने देखा। वो तो वैसे भी दिख रहा था यार, जितनी यहाँ से एंटर होगी वो हमने पहले बोल दिया, उतनी यहाँ से निकलेगी, यही ई नॉट एल स्क्वायर आना चाहिए था। और सॉल्व करके भी यही आ रहा है। हाँ, तो यार इस वीडियो में हमने फ्लक्स की बात पूरी तरीके से कर ली है, तो मेरे ख्याल से फ्लक्स से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, तो तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो यार, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो करो। और अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा है तो एक बार डन कमेंट करके जाना। और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट हाँ, टाइम स्टैम्प डाल देना कि तुम्हें किस टाइम पर डाउट आया था। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।